हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक हाइस्ट मूवी जिसका नाम है लिफ्ट, जो 2024 में आई थी। इस मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो इसे IMDb ने 5.5 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग दी है और इस मूवी को ऑडियंस ने भी काफी पसंद किया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम वेनिस शहर को देखते हैं जहां बहुत बड़ा ऑक्शन चल रहा है। फिर हम साइरस नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसने बाकी अमीर लोगों के साथ ऑक्शन में हिस्सा लिया है। दरअसल साइरस एक पेशेवर चोर है और वो अपनी पूरी टीम के साथ चोरी करता है। जब साइरस ऑक्शन में गया तब वहां उसे एक डेंटन नाम का आदमी मिला जो उसे गोल्डन मास्क लगाने कहता है। दरअसल ये उस ऑक्शन का थीम था, वहाँ बिडर्स को गोल्डन मास्क लगाकर बैठना था, लेकिन वो थीम कंपलसरी नहीं है, इसीलिए साइरस बिना मास्क लगाए ऑक्शन में बैठ गया। ऑक्शन की लाइव स्ट्रीमिंग लंदन में भी चल रही थी क्योंकि कुछ बिडर्स ने लंदन से हिस्सा लिया था। अब ऑक्शन शुरू होता है और सबसे पहला आइटम द प्रेड्यूड नाम की एक पेंटिंग थी जो लंदन के म्यूजियम में रखी है। उसकी बोली 70 लाख से शुरू होती है जिसे IT फील्ड के एक लड़के ने 1 करोड़ 10 लाख में खरीद ली। आगे हम कुछ इंटरपोल एजेंट को देखते हैं। उनमें एबी ग्लेडवेल नाम की एजेंट थी। वो लोग साइरस पर नजर रख रहे थे ताकि इस बार वो उसे रंगे हाथ पकड़ सके। उधर चोरी के लिए उसकी पूरी टीम तैयार थी। वो बस ऑक्शन के सबसे महंगे आइटम का वेट कर रहे थे। तभी ऑक्शन में सारे बिडर्स को एक डिजिटल आर्टिस्ट से मिलाया जाता है जिसका नाम एनेट है। वो अपनी आइटम की नीलामी के लिए वहां खुद आया। एनेट ने भी गोल्डन मास्क लगाया था क्योंकि वो किसी के सामने अपनी पहचान नहीं बताना चाहता। उधर एबी ने भी CCTV फुटेज में साइरस को बिडर्स के बीच देख लिया। अब ऑक्शन में एनेट का बनाया हुआ आइटम नीलामी के लिए आया। वो एक कैमरा मास्क था जिसमें 482 कैमरा लगे हैं। इस आइटम का नाम NFT है और साइरस वह NFT को ही चुराने आया है। दरअसल NFT AI की मदद से विंसेंट वैग वॉग नाम के पुराने आर्टिस्ट की पेंटिंग को लाइव करके 30 सेकंड के लिए उस आर्टिस्ट का वीडियो बना लेता है। मतलब NFT बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है और साइरस इस आइटम के लिए ही ऑक्शन में आया है। अब ऑक्शन शुरू होता है और साइरस पहली बोली 1.25 करोड़ की लगाता है। अमाउंट सुनकर एबी भी चौंक गई क्योंकि एबी को पता है साइरस के पास इतने पैसे नहीं। साइरस का बिडर नंबर 1305 है। एबी 1305 नंबर के बिडर की डिटेल निकालने कहती है। तब उसे पता चलता है साइरस ने ऑक्शन के लिए किसी जॉन ब्रेडबी नाम से हिस्सा लिया है। जॉन ब्रेडबी का नाम सुनते ही एबी कहती है साइरस जानता है इंटरपोल उन पर नजर रख रहा है। तब एक ऑफिसर पूछता है साइरस को इस बारे में कैसे पता चला। तब एबी बताती है वो पहले साइरस के पुराने स्टूडियो में रहती थी और वहाँ एक ब्रिटिश आर्टिस्ट की पेंटिंग लगी है। उस आर्टिस्ट का नाम जॉन ब्रेडबी है और यहाँ में पता चलता है एबी और साइरस पहले से एक दूसरे को जानते हैं। आगे हम देखते हैं कुछ देर बिडिंग चलती है और साइरस आखिरी बोली 2 करोड़ की लगाता है। उसके ऊपर कोई बोली नहीं लगाता, इसीलिए वो आइटम साइरस को सोल्ड हो गया। ऑक्शन में मिसुन नाम की एक लड़की थी जो साइरस की टीम का हिस्सा है। वो जल्दी से एक बटन दबाती है तब वहाँ अलार्म बजने लगते हैं क्योंकि मिसन ने वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम पहले ही हैक कर लिया था, इसीलिए अलार्म बजते ही सारे लोग भागने लगते हैं। वही दूसरी तरफ साइरस की टीम का एक आदमी जिसका नाम मैग्नस है वो लंदन के म्यूजियम में पहुंच गया और जो पेंटिंग 1 करोड़ 10 लाख में बिकी वो उसे चुरा लेता है। उधर ऑक्शन में जब सारे बिडर भाग रहे थे तब मिसन एनेट के पास आकर कहती है वो उसे बाहर तक छोड़ देगी, लेकिन तभी वहाँ साइरस आकर कहता है उसने एनेट से अभी अभी एक महंगा आइटम खरीदा है और उसे जल्द से जल्द पेमेंट करके अपना आइटम ले जाना है। तब मिसन कहती है पेमेंट उनके ऑफिस में भी हो जाएगी, लेकिन साइरस एनेट को अपने याच पर चलने कहता है। तब एनेट भी मान गया और साइरस के साथ उसके याच पर जाने निकल गया। उनके वहां से निकलते ही एबी जल्दी से ऑक्शन वाली बिल्डिंग में आकर वहां के गार्ड को बताती है कि उनके ऑक्शन में चोरी हुई, इसीलिए वो गार्ड को पूरी बिल्डिंग को लॉकडाउन करने कहती है। उधर मैग्नेस ने भी अपना काम शुरू कर दिया। वो जल्दी से म्यूजियम के एक सेफ के पास जाता है और उस सेफ को खोलकर उसमें से पेंटिंग निकाल लेता है। वही दूसरी तरफ साइरस एनेट को लेकर एक छोटी बोट में बैठता है। उस बोट को कैमिला नाम की एक लड़की चला रही थी। जी हाँ, आपने सही देखा, कैमिला वही है जिसने मनी हाइस्ट में टोक्यो का रोल प्ले किया था। खैर, कैमिला भी साइरस की टीम का हिस्सा है। एनेट बोट देखकर याच के बारे में पूछता है। तब कैमिला बताती है वो याच तक बोट से जाएंगे। उधर एबी को पता चल गया NFT को चुराने के लिए उन्हें एक्सेस कोड की जरूरत होगी। बिना एक्सेस कोड के NFT किसी काम का नहीं, इसीलिए उन्हें एक्सेस कोड पता करने के लिए आर्टिस्ट मतलब एनेट की जरूरत पड़ेगी। मतलब साइरस एनेट को अपने जाल में फंसाकर किडनैप कर रहा था। उधर वो बोट लेकर याच पे जाने निकल गए। इधर लंदन में मैग्नस पेंटिंग को चुराने के बाद उसे फ्रेम से निकालता है और पेंटिंग को फोल्ड करके एक बॉक्स में डालकर म्यूजियम के बाहर समुद्र में फेंक देता है। समुद्र में ल्यूक नाम का आदमी पहले से बोट लेकर तैयार था। वो जल्दी से पेंटिंग के बॉक्स को पानी से निकालता है। उधर एबी ने साइरस की बोट को देख लिया था, इसीलिए वो समुद्र के किनारे रोड से भागते हुए उनका पीछा करती है। कुछ देर बाद एबी एक बोट चलाने वाले से उनका पीछा करने कहती है ताकि वो उनकी याच तक पहुंच जाए और साइरस को सबूत के साथ रंगे हाथों पकड़ सके। लेकिन मिसन ने एबी की बोट को देख लिया था, इसीलिए वो बोट भगाते हैं। तब एबी भी तेजी से उनके पीछे जाती है। दरअसल मिसन एक हैकर है, इसीलिए वो जल्दी से समुद्र के अंदर लगे बैरियर को हैक करके एक्टिवेट कर देती है। वो लोग बैरियर खड़े होने से पहले वहां
वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन एबी की बोट वहाँ पहुँचने से पहले बैरियर पूरी तरह से खड़े हो गए, इसीलिए एबी की बोट वही रुक गई और वो सीधा अपनी याच की तरफ निकल गए। तभी एबी कॉल करके एनेट की किडनैपिंग के लिए येलो नोट जारी करने कहती है। फिर मूवी में हमें सभी कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले हम साइरस के बारे में देखते हैं। साइरस अपने टीम का बॉस है, कैमिला एक पायलट है, मीसन एक हैकर है, मैग्नस सेफ क्रैकर है और ल्यूक एक इंजीनियर है। आगे हम देखते हैं वो एनेट को अपने याच पर ले जाते हैं। याच पर जाने के बाद साइरस एनेट को अपना मास्क उतारने कहता है, तब एनेट अपना मास्क उतार लेता है। फिर साइरस पूरी ईमानदारी से एनेट को ऑक्शन के मुताबिक 2 करोड़ पे कर देता है। डील पूरी होने के बाद वो एनेट के साथ पार्टी करते हैं। उधर एबी लैपटॉप की स्क्रीन पर ऑक्शन की सीसीटीवी फुटेज देख रही थी। तब उसे ध्यान से देखने पर डेंटन दिखता है, जो ऑक्शन में छड़ी लेकर आया था। क्योंकि वो लंगड़ा था, लेकिन उन्हें फुटेज में डेंटन छड़ी हाथ में लेकर सीधा चलते दिखा। तब एबी समझ गई डेंटन भी साइरस की टीम का हिस्सा है। आगे हम देखते हैं अमेरिका में हर तरफ एनेट आर्टिस्ट के किडनैप होने की न्यूज चल रही थी, क्योंकि एनेट अमेरिकन आर्टिस्ट था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम याच पर एनेट को साइरस की टीम के साथ देखते हैं। एनेट रात भर पार्टी करने के बाद जब सोकर उठता है, तब उसे सब लोग उसकी किडनैपिंग की न्यूज दिखाते हैं। ये देखकर एनेट डर गया, लेकिन फिर उसे समझ आया कि किडनैपर इतने अच्छे से पेश नहीं आते। तब साइरस एनेट को पूरी कहानी बताता है कि उसके साथियों ने लंदन में बिकी पेंटिंग पहले ही चुराकर ब्लैक मार्केट में 2 करोड़ में बेच दी, ताकि वो उन 2 करोड़ से ऑक्शन में एनईएफटी खरीद सके। फिर एनेट पूछता है कि उन लोगों ने उसे किडनैप क्यों किया। तब साइरस बताता है लियोनार्डो द विंसी ने मोनालिसा की पेंटिंग को $25,000 में बेची थी और 400 साल तक किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही वो पेंटिंग चोरी हुई उसकी कीमत $86 मिलियन हो गई। बस वैसे ही उन्होंने एनेट को भी किडनैप किया, ताकि ब्लैक मार्केट में एनईएफटी की कीमत बढ़ जाए, क्योंकि इंटरपोल और मीडिया ने ये बात पूरी दुनिया में फैला दी। इसीलिए एनईएफटी की कीमत उनके खरीदे हुए अमाउंट से कई गुना ज्यादा हो जाएगी। तभी मिशन बताती है ब्लैक मार्केट में एनईएफटी की कीमत 8 करोड़ 90 लाख में हुई है। ये सुनकर सभी हैरान होते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑक्शन में उसे बस 2 करोड़ में खरीदा था। ये सुनकर एनेट को भी शौक लगता है। तब साइरस ब्लैक मार्केट से मिले पैसों में से एनेट को भी हिस्सा देता है। मतलब इस डील से एनेट का भी बहुत बड़ा फायदा हुआ, जिससे वो भी काफी खुश होता है। आगे हम डेंटन को देखते हैं, जिसे इंटरपोल ने पकड़ लिया। तब एबी को भी पता चलता है कि डेंटन एक बहुत बड़ा चोर है और ऑक्शन में उसने जितने पैसों की बोली लगाई उतने पैसे उनके पास नहीं थे, जो कि गैर कानूनी है। तब एबी कहती है वो उसे यूएस पुलिस के हवाले कर देगी, जहां उसे कम से कम 20 साल की सजा होगी। इसीलिए वो डेंटन से उसके बाकी साथियों के बारे में पूछती है, लेकिन तभी एक ऑफिसर एबी को एक पार्सल ला कर देता है। एबी उस पार्सल को खोलती है, तब उसमें से 1305 नंबर का बैच निकलता है, जो साइरस ने ऑक्शन के लिए इस्तेमाल किया था। और साथ में साइरस और एबी के प्राइवेट मूवमेंट की फोटो भी मिलती है, जो दोनों ने कभी एक साथ बिताए थे। मतलब साइरस एबी को सीधा सीधा ब्लैकमेल कर रहा है, ताकि वो डेंटन को कुछ ना करे। तब एबी अपने ऑफिसर से कहती है कि वो यूएस नहीं बल्कि लंदन जाएंगे। लंदन जाने के बाद एबी अपने कलीग एजेंट हसली से मिलती है। वो उसे एक आदमी के बारे में बताता है जिसका नाम लार्स जॉर्गनसन है। दरअसल लार्स पहले एक ईमानदार बैंकर था, फिर अचानक वो अपने पैसे आतंकवादियों को देने लगा। जब कोई भी आतंक होता है तब स्टॉक के दाम गिरते हैं और इससे वो पैसे कमाता है। मतलब उसे किसी की मौत से कोई मतलब नहीं, उसे बस अपनी जेब भरने से मतलब है। उसने बहुत पहले न्यूजीलैंड का एक प्लेन क्रैश करवाया था, जिसमें 183 लोगों की जान गई थी, जिसकी वजह से उस एयरलाइन के स्टॉक तेजी से गिर गए, जिससे लार्स को बहुत फायदा हुआ था। एबी पूछती है कि वो लार्स को अरेस्ट क्यों नहीं कर सकते। तब हसली बताता है उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं और कोई भी उसके खिलाफ गवाही नहीं देता, क्योंकि सब उससे डरते हैं। हसली बताता है उनके बीच उसका एक आदमी है जिसका नाम आर्थर है। आर्थर लार्स के गैंग में काम करता है, लेकिन हसली ने उसे पकड़ लिया था और उसे डरा धमकाकर लार्स के कुछ प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन निकाल ली। एजेंट हसली बताता है लार्स किसी लिवाइथन नाम के हैकर ग्रुप से बात कर रहा है। मतलब वो मिलकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, जैसे डैम और वाटर सप्लाई बंद करने जैसी सभी बड़ी मुसीबतें इसमें शामिल होगी। मतलब वो लोग अपनी हैकिंग स्किल से शहर में बाढ़ ला सकते हैं या फिर पूरे देश में पानी का अकाल ला सकते हैं, जिससे लाखों लोगों की जान जाएगी और इससे लार्स को बहुत फायदा होगा। इसीलिए वो लिवाइथन ग्रुप से कोलैबोरेट करने की सोच रहा है। मतलब लार्स दुनिया भर के स्टॉक को शॉर्ट कर रहा है, जिससे वो करोड़ों रुपए कमाएगा। लेकिन इंटरपोल को खुफिया जानकारी मिली है कि लिवाइथन ग्रुप अपना पेमेंट गोल्ड के रूप में लेगा, जिसकी कीमत $500 मिलियन है और लार्स लंदन से वो गोल्ड 17 दिनों के अंदर ज्यूरिख भेजने वाला है और पेमेंट मिलने के बाद लिवाइथन ग्रुप अपना काम शुरू कर देगा। और इसमें इंटरपोल कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ गोल्ड ले जाना इलीगल नहीं है। इसीलिए हसली चाहता है साइरस अपनी टीम के साथ लार्स का वो गोल्ड चुरा ले। हसली को पता था साइरस और एबी पहले कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, इसीलिए हसली एबी को साइरस की मदद लेने कहता है, लेकिन एबी साइरस की मदद लेने से मना कर देती है, क्योंकि साइरस एक चोर है, इसीलिए वो उस पर भरोसा नहीं कर सकते। तब हसली कहता है उसके पास बहुत सारे इंटरपोल एजेंट है, लेकिन वो उन पर भी भरोसा नहीं कर सकता। हसली कहता है अगर उन्हें लाखों लोगों की जान बचानी है तब उन्हें साइरस और उसकी टीम की मदद लेनी ही होगी, क्योंकि एक चोर को दूसरा चोर ही रोक सकता है। तब एबी मान जाती है। आगे हम देखते हैं
है एबी साइरस से मिलने उसके घर गई। दरअसल एबी ने पहले ही उससे कांटेक्ट किया था, तभी साइरस ने उसे अपना एड्रेस दिया। साइरस के घर जाने के बाद एबी बताती है कि साइरस और उसकी टीम पेंटिंग चुराने के बाद फंस गए, क्योंकि उन्होंने ब्लैक मार्केट में जिस बायर को पेंटिंग बेची थी वो पकड़ा गया और उसने डेंटन, ल्यूक और मैग्नेस का नाम लिया है। फिर साइरस पूछता है कि क्या वो पेरिस वाली बात से अब तक नाराज है, और यहाँ हमें पता चलता है कि 1 साल पहले दोनों पेरिस में मिले थे और 1 हफ्ता रिलेशन में भी रहे थे। लेकिन जब तक एबी को साइरस की असलियत पता चली तब तक साइरस वहां से रफू चक्कर हो चुका था। साइरस पूछता है कि क्या वो उसे अरेस्ट करने आई है। तब एबी बताती है कि उसे इंटरपोल से साइरस को एक डील ऑफर करने का ऑर्डर मिला है। ये सुनते ही साइरस जोर जोर से हंसता है, क्योंकि अब इंटरपोल को एक चोर की जरूरत पड़ गई। फिर साइरस डील के बारे में पूछता है। तब एबी बताती है साइरस और उसके टीम को इंटरपोल के लिए बहुत सारा सोना चुराना होगा, जिसकी कीमत $500 मिलियन है। फिर एबी बताती है कि वो गोल्ड लार्स जॉर्गनसन का है। लार्स का नाम सुनते ही साइरस के चेहरे की हंसी उड़ गई, इसीलिए वो चोरी करने से साफ मना कर देता है। तब एबी साइरस को ब्लैकमेल करते हुए एक ऑफर देती है, क्योंकि वो पेंटिंग की चोरी में फंस चुके हैं, जिसमें डेंटन को जिंदगी भर जेल में रहना होगा और उसकी टीम के हर एक मेंबर को कड़ी से कड़ी सजा होगी। लेकिन अगर वो इंटरपोल का साथ देते हैं तो उनके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे और उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी। फिर उन लोगों को किसी से छुपने की जरूरत नहीं होगी। अब साइरस के पास कोई रास्ता नहीं था और एबी का ऑफर भी अच्छा था, लेकिन साइरस भी बहुत होशियार है। वो इंटरपोल के लिए चोरी करने मान गया, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि एबी भी मिशन में उसके साथ रहेगी, क्योंकि उसे पता था अगर साइरस की टीम के साथ कुछ भी गड़बड़ हुई तो इंटरपोल अपने हाथ खड़े कर लेगा और वो बेकार में मारे जाएंगे। लेकिन अगर एबी उनके साथ मिशन पर रहेगी तब इंटरपोल को ना चाहते हुए भी उनकी मदद करनी होगी। तब एबी कहती है इंटरपोल उसे इस मिशन पर जाने की परमिशन नहीं देगा। तब साइरस एबी से इंटरपोल को मनाने कहता है, क्योंकि अगर एबी नहीं तो डील भी नहीं। अब एबी के पास साइरस के साथ काम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आगे हम देखते हैं साइरस एबी को अपनी टीम से मिलवाता है, लेकिन उसकी टीम एबी के साथ काम करने से मना कर देती है, क्योंकि वो एक इंटरपोल एजेंट है। लेकिन साइरस कहता है अगर उन लोगों ने काम करने से मना किया तब सबको जेल जाना होगा, क्योंकि इंटरपोल के पास उनकी पूरी टीम के खिलाफ सबूत है। तब सब मान जाते हैं। फिर एबी सबको प्लान समझाती है कि 17 दिन बाद लार्स अपने लंदन के बैंक से गोल्ड की ईंटों को ज्यूरिक भेजेगा। गोल्ड को एक 4 फीट के स्क्वायर कैरेट में पैक किया जाएगा, जिसका वजन 10 टन होगा। फिर गोल्ड को पूरी सुरक्षा के साथ लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंचाया जाएगा और उसके बाद ज्यूरिक जाने वाली फ्लाइट में लोड किया जाएगा। इसीलिए उन्हें लंदन के बैंक और एयरपोर्ट के बीच गोल्ड को चुराना होगा और यही उनका मिशन होगा। ये सुनने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन 10 टन सोना कड़ी सुरक्षा से चुराना आसान बात नहीं। इसीलिए साइरस की टीम ये काम करने से पहले मना कर देती है। लेकिन उनकी टीम का एक रूल था, वो किसी भी चोरी को करते वक्त बस एक बात अपने दिमाग में रखते हैं, या तो जेल जाना है या फिर कोई रास्ता निकालना है। अब उनके पास जेल जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए साइरस अपनी टीम से सोल्यूशन निकालने कहता है और साथ में उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि वो लार्स जॉर्गनसन की नजर में ना आ जाए। मतलब उनकी सिचुएशन एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई जैसी हो गई। मूवी में आगे हम नॉर्दर्न आइलैंड का सीन देखते हैं। एक आदमी सुनसान घर में एक कुत्ते को लेकर जाता है। वो लार्स का आदमी है और यहाँ हम उस घर में आर्थर को देखते हैं। उसे उस आदमी ने उल्टा लटका रखा था। फिर वो आदमी आर्थर को पीटता है और वहीं से लार्स को वीडियो कॉल लगाता है। दरअसल आर्थर 1 महीना पहले ड्रग स्मगलिंग में जेल गया था, लेकिन वो 1 महीने बाद ही छूट गया और ये लार्स के लिए थोड़ा अजीब था। मतलब उसे पता चल गया कि आर्थर ने इंटरपोल को लार्स की इन्फॉर्मेशन दी है, इसीलिए लार्स उस आदमी से आर्थर को जान से मारने कहता है। इसीलिए वो आदमी जिसका नाम कॉर्मैक है वो आर्थर को अपने खूंखार कुत्ते के सामने परोस देता है। आगे हम देखते हैं साइरस अपने घर की बालकनी में आराम से सो रहा था। तब वहाँ एबी आती है और कहती है कि उसकी टीम दिन रात मिशन की तैयारी में लगी है और वो आराम से सो रहा है। फिर कुछ देर चोरी को लेकर एबी और साइरस के बीच बहस होती है। तब एबी बताती है जब वो बहुत छोटी थी तब उसकी माँ एक स्कूल में टीचर थी। वो स्कूल एक खंडर जैसा था, लेकिन वहाँ डेविड हॉकनी की बनाई पेंटिंग लगी थी जिसे स्कूल वाले बेचना चाहते थे, लेकिन उसकी माँ ने पेंटिंग को बेचने से मना कर दिया। उसकी माँ का मानना था कि भले ही स्कूल खंडर जैसा है लेकिन वो पेंटिंग स्कूल की खूबसूरती को बढ़ाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद उस पेंटिंग को किसी ने चुरा लिया और तब से एबी ने फैसला किया कि वो उस चोर को पकड़ कर रहेगी। लेकिन अब तक वो चोर उसके हाथ नहीं लगा, इसीलिए जितने भी ऐसे चोर है जो आर्ट को चुराते हैं एबी उन्हें पकड़ लेती है ताकि किसी दिन उस पेंटिंग का चोर भी पकड़ा जाए। मूवी में आगे हम देखते हैं साइरस अपनी टीम को बताता है कि वो लोग गोल्ड नहीं बल्कि पूरा प्लेन चुराएंगे। कैमिला कहती है उनका काम प्लेन हाईजैक करना नहीं है। तब साइरस कैमिला को बताता है कि वो लोग प्लेन हाईजैक नहीं करेंगे, वो बस उस प्लेन को कुछ देर के लिए उधार लेंगे। साइरस की बातें किसी को समझ नहीं आ रही थी। तब वो बताता है अगर उन्हें उड़ता हुआ प्लेन गायब करना है तो उन्हें उस प्लेन को किसी दूसरे प्लेन से बदलना होगा, जिसके लिए उन्हें एक प्राइवेट जेट की जरूरत पड़ेगी। अगर वो दोनों प्लेन को एक साथ हवा में लेकर आए तब वो दोनों प्लेन का रेडार सिग्नेचर बदल सकते हैं। तब मिशन अपने लैपटॉप में प्लेन की लिस्ट चेक करती है। तब उन्हें एक प्लेन पसंद आता है। अगले सीन में हम उसी लड़के को देखते हैं जिसने वेनिस के ऑक्शन में पेंटिंग खरीदी थी। दरअसल जो प्लेन
प्लेन उन्हें पसंद आया था वो उस लड़के का ही था। वो लड़का पहले अपना जेट उन्हें देने से मना कर देता है, लेकिन साइरस कहता है वो एनेट से बोलकर उसके लिए नया NFT बनवा देगा। तब वो लड़का बताता है उसके जेट को नासा की रिसर्च के लिए बनाया गया था, लेकिन उस लड़के ने जेट में कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन किए जिसके बाद उस जेट को उड़ाना गैर कानूनी है, लेकिन वो फिर भी उस प्लेन को सरकार की नजर से छुपाकर उड़ाता है। तभी एबी लड़के से कहती है कि उसने अभी अभी एक इंटरपोल ऑफिसर के सामने कहा कि वो इस इलीगल प्लेन को उड़ाता है, इसीलिए वो उसे ब्लैकमेल करती है। तब वो लड़का उन्हें अपना प्लेन देने मान गया। फिर वो लड़का साइरस और एबी को अपने प्लेन के अंदर की सैर करवाता है और उसके सारे फीचर्स के बारे में बताता है। उस प्लेन में लड़कियों के पोल डांस के लिए पोल की फैसिलिटी थी। फिर लड़का बताता है प्लेन के निचले हिस्से में बहुत बड़ी LED स्क्रीन लगी है जिसमें वो कोई भी मैसेज टाइप करेगा और वो मैसेज प्लेन के नीचे की स्क्रीन पर शो होगा। फिर वो उस जेट को इंटरपोल के अंडर एक प्लेन यार्ड में ले जाते हैं। आगे हम देखते हैं मैग्नस एक ऐसी लेजर बनाता है जिससे 10 मिनट के अंदर कोई भी सेफ का लॉक आसानी से टूट जाएगा। उधर कैमिला भी उस प्लेन को उड़ाने की प्रैक्टिस कर रही थी ताकि उससे कोई गड़बड़ ना हो। दरअसल कैमिला को गोल्ड वाले प्लेन के ठीक नीचे अपना जेट लाना था ताकि उनका जेट गोल्ड वाले प्लेन के रेडार को मैच कर सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तब बेल्जियम के सिस्टम को पता चल जाएगा कि कोई दूसरा प्लेन उस गोल्ड वाले प्लेन के साथ उड़ रहा है और वो पकड़े जाएंगे। आगे हम देखते हैं मिशन एबी और साइरस को बताती है अगर उन्हें उनके जेट को GPS से बचाना है तो उन्हें PSID मतलब पोर्टेबल सिग्नल इंटरफेरेंस डिवाइस की जरूरत होगी। दरअसल PSID किसी भी प्लेन से जाने वाले GPS सिग्नल को ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से किसी भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को उस जेट की लोकेशन पता नहीं चलती। मिशन बताती है वो PSID के सारे पार्ट्स अरेंज कर रही है और उनका डिवाइस अगले दिन तक तैयार हो जाएगा, लेकिन उनके लिए एक परेशानी थी। दरअसल PSID के साथ एक ट्रांसपोर्टर भी होता है। PSID प्लेन में चालू करना होगा और उस ट्रांसपोर्टर को जेट में चालू करना होगा, वो भी एक ही समय पर जब दोनों प्लेन 1100 किलोमीटर की रफ्तार से हवा में उड़ रहे होंगे। इसीलिए ये थोड़ा नामुमकिन है, मतलब दोनों डिवाइस एक साथ चालू नहीं हुए, वो भी अलग अलग प्लेन में, और एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों ने उनके जेट को पकड़ लिया तब सब खत्म हो जाएगा। तब साइरस कहता है अगर वो टेक्नोलॉजी हैक नहीं कर सकते तब उन्हें एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लोगों को हैक करना होगा। साइरस सोच रहा था कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट में उनका कोई आदमी बैठे ताकि वो उनके जेट को सबकी नजर से बचाकर गोल्ड वाले प्लेन की जगह फिट कर सके। तब मिशन बताती है उन्हें बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल में किसी को सेट करना होगा क्योंकि प्लेन जैसे ही इंग्लिश चैनल को पार करेगा तब ब्रुसेल का एयर ट्रैफिक ज्यूरिक पहुंचने तक उस प्लेन पर नजर रखेगा। बदकिस्मती से साइरस की टीम का कोई भी मेंबर ब्रुसेल के लोगों को नहीं जानता। तब एबी बताती है ब्रुसेल में एक आदमी है जिसे वो अच्छे से जानती है और वो ये काम कर भी सकता है। आगे हम देखते हैं एबी और साइरस उस आदमी से मिलने ब्रुसेल जाते हैं। फिर उस आदमी को दिखाया जाता है, उसका नाम हैरी है और वो इंटरपोल का खबरी है जो हैंडीकैप भी है। दरअसल बहुत सारे लोगों को हैरी के बारे में पता चल गया था और उसकी जान खतरे में थी, इसीलिए इंटरपोल ने उसे बेल्जियम शिफ्ट कर दिया। आगे एबी हैरी को बताती है कि उसे उनके एक जेट को ब्रुसेल के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बचाना होगा। तब हैरी पूछता है क्या ये काम ऑफिशियल है? तब एबी बताती है ये काम ऑफिशियल नहीं है। तब हैरी ये काम करने से मना कर देता है। एबी कहती है कि अगर ये काम नहीं हुआ तब लाखों लोगों की जान जा सकती है, लेकिन हैरी तब भी नहीं मानता। लेकिन साइरस समझ गया था कि हैरी उनका काम करने से मना क्यों कर रहा है, इसीलिए साइरस हैरी को उनका काम करने के लिए $10 लाख ऑफर करता है। तब हैरी तुरंत काम करने मान गया। तभी एबी के बॉस हसली का मैसेज आता है, वो उन्हें मिलने बुला रहा था। अगले सीन में हम एबी, साइरस और हसली को एक पार्क में बैठा देखते हैं। तब हसली बताता है उन्हें आयरलैंड के किनारे पर आर्थर की बॉडी मिली है जो लार्स के लिए काम करता था, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन हसली को देता था। इसीलिए अब हसली को लग रहा था कि गोल्ड अब 17 दिन में नहीं बल्कि 10 दिन बाद ही ज्यूरिक ले जाया जाएगा। तब साइरस कहता है 10 दिन उनके लिए बहुत कम है, इतने कम समय में वो ये काम नहीं कर सकता। तब हसली साइरस के इंसल्ट करता है और कहता है अगर उसने उनका काम नहीं किया तब वो उसे और उसकी टीम को इंटरनेशनल लॉ के तहत कड़ी सजा दिलवाएगा क्योंकि वो लोग चोर है और हसली के पास उनके खिलाफ सबूत भी है। मतलब हसली साइरस को ब्लैकमेल कर रहा था। तब साइरस कहता है वो ये काम सिर्फ एबी के लिए करेगा और वो हसली से नहीं डरता। तब हसली वहां से चला जाता है। आगे हम एक न्यूज देखते हैं जिसमें स्पेन के मैड्रिड शहर के बारे में बताया जा रहा था, जहां कुछ हैकर्स ने मैड्रिड की वाटर सप्लाई को हैक करके शहर में पूरी तबाही फैला दी, जिसकी वजह से वहां बाढ़ आ गई और 13 लोगों की जान चली गई और आगे और भी जाने जा सकती है। ये न्यूज एबी और साइरस की टीम भी देख रहे थे। वो लोग समझ गए कि ये काम लार्स का ही है, मतलब लार्स के कहने पर ही लिवाइथन ग्रुप ने ये काम किया। साइरस कहता है ये बस एक शुरुआत है क्योंकि असली तबाही 10 दिन बाद आएगी। तब कैमिला समझ गई उनके पास 17 नहीं बस 10 दिन बचे हैं। साइरस की टीम ये सुनकर चौंक गई, इसीलिए साइरस अपनी टीम से इस मिशन को छोड़ने कहता है क्योंकि उसने अपनी टीम से वादा किया था वो कभी अपनी टीम को किसी भी खतरे में नहीं डालेगा। इसीलिए साइरस कहता है वो इस मिशन में अकेला ही काम करेगा, लेकिन साइरस की टीम को पता था कि साइरस अकेला ये काम नहीं कर सकता। इसीलिए मैग्नस कहता है कोई उसका साथ दे या ना दे लेकिन वो हमेशा साइरस के साथ रहेगा। तब कैमिला भी काम करने मान गई और इसके बाद मिशन, डेंटन और ल्यूक भी कहते
हैं कि वो लोग भी साइरस को किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते। एबी को साफ दिख रहा था कि टीम के सारे लोग साइरस से बहुत प्यार करते हैं। आगे हम लार्स को देखते हैं जो लिवाइथन ग्रुप की हेड से फोन पर बात कर रहा है और साथ ही मैड्रिड की न्यूज भी देख रहा है। दरअसल लिवाइथन ग्रुप लार्स को बस एक डेमो दिखाने के लिए मैड्रिड में तबाही मचा रहा है। तब लार्स कहता है कि वो लोग अपना डेमो रोक सकते हैं, मतलब डेमो दिखाने के लिए लिवाइथन ने इतने लोगों की जान ले ली। इसका मतलब लार्स इससे भी कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, इसीलिए उन्हें गोल्ड ज्यूरिक पहुंचाने से रोकना ही होगा। उधर मीसन ने PSID बना लिया था, लेकिन उनके लिए एक परेशानी थी क्योंकि वो डिवाइस थोड़ा बड़ा था और दिखने में एक बॉम्ब जैसा था जिसे एयरपोर्ट वाले आसानी से डिटेक्ट कर लेंगे। इसीलिए एबी कहती है वो इस डिवाइस के पार्ट को अलग अलग करेंगे और उन सारे पार्ट को टीम के हर एक मेंबर में बांट दिया जाएगा और प्लेन में जाने के बाद वो उस डिवाइस को फिर से असेंबल कर लेंगे। आगे वो जेट को पूरी तरह से कवर करने के लिए उस पर लोहे की प्लेट लगाते हैं क्योंकि उस जेट को सरकार ने बैन किया था। फिर साइरस सबको बताता है कि उन्हें सोने को लार्स के पास पहुंचने से पहले ही उठाना होगा ताकि वो लिवाइथन ग्रुप को पेमेंट ना कर सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत बड़ी तबाही आएगी। अगले सीन में हम ल्यूक को देखते हैं जो एनेट आर्टिस्ट द्वारा बनाया गया NFT के सारे कैमरा निकाल रहा था ताकि वो उन कैमरा को जेट में लगा सके। साइरस बताता है वो गोल्ड वाले प्लेन को ज्यूरिक के बदले कॉन्टिना नाम की जगह पर लैंड करवाएंगे जहां से हैरी के लोग उस सोने को उठाकर एक ट्रेन में शिफ्ट करेंगे और अगले स्टेशन पर इंटरपोल उस सोने को उठाकर अपने कब्जे में ले लेगा और उनका मिशन कंप्लीट हो जाएगा। उधर जेट को लोहे की प्लेट से पूरी तरह कवर कर दिया गया था, बस उसके नीचे की LED स्क्रीन छोड़ दी गई। अब वो मिशन के लिए पूरी तरह तैयार थे। साइरस अपनी टीम से अच्छी तरह आराम करने कहता है क्योंकि अगला दिन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और यहीं पर ये वीडियो भी एंड होता है। अब इसके आगे की कहानी कि वो सोना कैसे चुराएंगे, उस जेट को प्लेन के बराबरी पर कैसे लाएंगे और एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों से कैसे बचाएंगे और सबसे बड़ी बात वो सोना किसे मिलेगा। और अगले पार्ट में एक बहुत बड़ा सस्पेंस भी रिवील होगा, इसीलिए अगले पार्ट को मिस न करे।